फर्स्ट पार्ट में हम गैस्ट्रिक और स्वेलोइंग डेग्लूटेशन के बारे में बात कर चुके हैं, गैस्ट्रिक अप्लाइड फिजियोलॉजी देख चुके हैं, गैस्ट्रिक मूवमेंट देख चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे यहाँ पर वॉमिटिंग से। चलिए वॉमिटिंग क्या है पहले समझते हैं। वॉमिटिंग और एमेसिस इज द एबनॉर्मल एम्पटिंग ऑफ स्टमक एंड अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू ईसोफेगस एंड माउथ। तो वॉमिटिंग हिंदी बोलते उल्टी आना, है ना, या एमेसिस, इसका दोनों का मतलब यही है, एम्पटिंग, एबनॉर्मल एम्पटिंग ऑफ स्टमक। ठीक है। कॉज क्या होते हैं वॉमिटिंग के? प्रेजेंस ऑफ इरिटेटिंग कंटेंट इन द जीआई ट्रैक्ट, मैकेनिकल स्टिमुलेशन ऑफ फेरिंग्स हो जाए प्रेगनेंसी में, एक्सेस इनटेक ऑफ एल्कोहल, नॉजिएटिंग साइट, अडर या टेस्ट, कुछ ऐसा व्यू देख लें जिसकी वजह से उल्टी आ जाए, अनयूजुअल स्टिमुलेशन ऑफ लेब्रिंथाइन एपरेटस एज इन केस ऑफ सी सिकनेस, एयर सिकनेस, कार सिकनेस, कुछ लोगों को गाड़ी में बैठने में, बस में बैठने पे चक्कर आने लगते हैं, उल्टी होने लगती हैं, स्विंगिंग, abnormal stimulation of sensory receptors in other organs like kidney, heart, सेमी सर्कुलर कैनाल, इन सब में कोई दिक्कत हो जाए, यूट्रस में कोई दिक्कत हो जाए, ड्रग लाइक एंटीबायोटिक या ओपिएट के खाने से, एनी जीआई डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई डिसऑर्डर हो जाए, एक्यूट इन्फेक्शन हो जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लुएंजा हो जाए इस केस में, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिस्टर्बेंस हो जाए लाइक कार्बोहाइड्रेट स्टार्वेशन, कीटोसिस, जिससे जनरली प्रेगनेंसी में होता है, यूरीमिया हो जाए, कीटो एसिडोसिस या हाइपरकैलिमिया, इन सभी की वजह से वॉमिटिंग हो सकती है। ठीक है। तो वॉमिटिंग का मैकेनिज्म क्या है पहले इसको समझते हैं। तो पहले होता है नोजिया। वॉमिटिंग आने से पहले एक फीलिंग होती है, उसको बोलते हैं नोजिया। वॉमिटिंग इज ऑलवेज प्रेसीडेड बाय नोजिया। नोजिया इज अनप्लीजेंट सेंसेशन विच इंड्यूसेस द डिजायर टू वॉमिट। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सलाइवा कंटेनिंग मोर अमाउंट ऑफ म्यूकस। तो मुंह में बहुत ज्यादा लार आने लगती है, चक्कर से आने लगते हैं, और वो जो जी मचलाने लगता है उसी को हम नोजिया कहते हैं। देन रिट्रेचिंग। रिट्रेचिंग का मतलब है स्ट्रॉन्ग इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक्ट विच स्टार्ट इवन बिफोर एक्यूट वॉमिटिंग, actual vomiting. These movement intensify the feeling of vomiting. This condition is called retrenching. और मतलब try to vomiting, आवाजें आने लगती है, ये जो आवाजें आती हैं that is try to vomit, है ना। vomiting occurs few minutes after this. retrenching के बाद आपकी vomiting शुरू होगी। पहले nausea, then retrenching, then act of vomiting. The act of vomiting involves series of movement like takes place in the GI tract. सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहेगी? द बिगनिंग ऑफ एंटी पेरिस्टेलिसिस, है ना। तो माउथ से एनस की तरफ होती है पेरिस्टेलिसिस, तो एंटी पेरिस्टेलिसिस क्या होगी? टूवर्ड्स द माउथ, मतलब एनस टूवर्ड्स द माउथ, उल्टा हो जाएगा, है ना। विच रन्स फ्रॉम इलियम टूवर्ड्स द माउथ थ्रू द इंटेस्टाइन पुशिंग द इंटेस्टाइनल कंटेंट इनटू द स्टमक विद इन फ्यू मिनट्स। द वेलोसिटी ऑफ एंटी पेरिस्टेलिसिस इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके बाद डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय टेम्परेरी सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग। एक गहरी सांस लेकर आदमी उतने में स्टोर कर लेगा हवा को और फिर दोबारा से वॉमिट करना शुरू कर देगा। एक डीप ब्रीदिंग का एक्ट भी होगा बीच में, है ना। फिर क्या होगा? क्लोजर ऑफ ग्लोटिस, ग्लोटिस क्लोजर हो जाएगा, है ना। एपिग्लोटिस उसको कवर कर देगा। अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ लैरिंग्स एंड हाइड बोन, एलिवेशन ऑफ सॉफ्ट प्लेट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल विद कैरेक्टरिस्टिक जर्क रिजल्टिंग इन एलिवेशन ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, then compression of stomach between the diaphragm and abdominal wall leading to the rise in intragastric pressure, simultaneous relaxation of lower esophageal sphincter, esophagus and upper esophageal sphincter, then last forceful expulsion of the gastric content that is vomitus, उसको vomitus बोलते जो निकलता है through the esophagus, pharynx and mouth. The movements during the act of vomiting through the vomitus or material ejected during vomiting to the exterior through mouth. Some of the movement play important role by preventing the entry of vomitus through other routes and thereby prevent the adverse effect of vomitus on any other structure. Such movements are number 1 closure of glottis and cessation of breathing. इसकी वजह से क्या प्रिवेंट हो जाएगा? वॉमिटस लंग्स में नहीं जाएगा। नंबर 2 एलिवेशन ऑफ सॉफ्ट प्लेट प्रिवेंट एंट्री ऑफ वॉमिटस इनटू नेसोफेरिंक्स, वो नेसोफेरिंक्स में जाने से रोकेगा। लैरिंग्स एंड हायोइड बोन मूव्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड आर प्लेस्ड इन द पोजीशन रिजिडली, दिस कॉज द डायलेशन ऑफ थ्रोट एंड विच अलाउज द फ्री एग्जिट ऑफ द वॉमिटस। और इसकी वजह से क्या होता है? उसका डायलेशन हो जाएगा आपके थ्रोट का, इसमें से आसानी से वॉमिटस बाहर जा सकता है। नेक्स्ट इज वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। ये क्या है जरा समझते हैं। वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, द वॉमिटिंग रिफ्लेक्स
वॉमिटिंग इज अ रिफ्लेक्स एक्ट, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। सेंसरी इम्पल्स फॉर वॉमिटिंग अराइज फ्रॉम द इरिटेटेड और डिस्टेंडेड पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट और अदर ऑर्गन आर ट्रांसमिटेड टू द वॉमिटिंग सेंटर थ्रू द वेगस और सिंपैथेटिक एफरेंट फाइबर। तो आप कोई भी सिचुएशन आप देख सकते हैं, उन सारी सिचुएशन को देखने के बाद अगर आपके सेंसरी इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो वॉमिटिंग सेंटर सिचुएट कहाँ होता है, बाइलेटरली इन द मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा नियर द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, इस लोकेशन पर होता है वॉमिटिंग सेंटर। द मोटर इम्पल्स फ्रॉम द वॉमिटिंग सेंटर्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू क्रेनियल नंबर 5, 7, 9, 10 और 12 के थ्रू, क्योंकि इसमें ये सारी कहीं ना कहीं हमारे पूरे ओरल कैविटी के आसपास की जगह को सप्लाई कर रही होती है, तो अपर पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट को, थ्रू स्पाइनल नर्व्स टू डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल। तो क्रेनियल नर्व के थ्रू अपर जीआई ट्रैक्ट को कंट्रोल किया जाता है और स्पाइनल नर्व के थ्रू डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। सेंटर फॉर वॉमिटिंग ड्यूरिंग मोशन सिकनेस एंड वॉमिटिंग इंड्यूस्ड बाय ड्रग्स। The center for vomiting during motion sickness and vomiting induced by drugs such as morphine, eporphin is on the floor of fourth ventricle. This area is called chemoreceptor trigger zone. तो ये एक स्पेशल सिचुएशन है जिसके लिए अलग से लोकेशन होती है, कहाँ, फोर्थ वेंट्रिकल के पास। ड्यूरिंग मोशन सिकनेस द अफरेंट इम्पल्स फ्रॉम वेस्टिबुलर एपरेटस रीचेस द वॉमिटिंग सेंटर थ्रू दिस जोन। ठीक है। तो बेसिकली मोशन सिकनेस किस वजह से होता है, आपके वेस्टिबुलर एपरेटस के डिस्टर्ब होने से होता है। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे पहुंचेगी, विद द हेल्प ऑफ next is center for psychic stimuli induced vomiting. The center for vomiting due to psychic stimuli such as nauseating odor, sight and noise is in cerebral cortex. तो अगर हम किसी चीज को देखकर, सूंघकर या कोई अदर सेंसेशन के थ्रू फील करते हैं तब हमें उल्टी आती है, तो उसका जो सेंटर होता है वो फोर्थ वेंट्रिकल के पास ना होकर कहाँ होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है। अब देखते हैं हम मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। ठीक है। गैस्ट्रिक के तो देख ही लिए हमने। तो मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर एसेंशियल फॉर मिक्सिंग काइम्स विद डाइजेस्टिव जूसेस, प्रोपल्शन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन। द टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर फॉलोइंग, 4 टाइप्स। द मिक्सिंग मूवमेंट, प्रोपल्सिव मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक एंड मूवमेंट ऑफ विलाई। तो मिक्सिंग मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, सेगमेंटेशन मूवमेंट होता है और पेंडुलर मूवमेंट होता है। ठीक है। ये दो टाइप के हो गए, सेगमेंटेशन और पेंडुलर। इसके अलावा प्रोपल्सिव में कौन कौन होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है और पेरिस्टाल्टिक रश होता है। थर्ड होता है पेरिस्टालिसिस इन फास्टिंग, फास्टिंग के टाइम पर क्या होता है, माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और लास्ट होता है मूवमेंट ऑफ विलाई, इसमें विलाई का मूवमेंट हम पढ़ते हैं। देखिए मिक्सिंग मूवमेंट को जानते हैं, है ना। द मिक्सिंग मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ काइम विद डाइजेस्टिव जूस। तो यहाँ पर आपको पता है ड्यूडेनम में आपका पेनक्रिएटिक डक्ट ओपन होती है और लिवर से बाइल जूस आता है, तो और इंटेस्टाइन के अपने जो लोकलाइज जूस है वो भी रिलीज होते हैं, सक्कस एंटेरिकस। तो मल्टीपल डाइजेस्टिव जूस यहाँ पर रिलीज होते हैं। ठीक है। सच एज पेनक्रिएटिक जूस, बाइल और इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है। यहाँ पर ये 3 तरीके के होते हैं। ठीक है। तीनों तरीके के जूस यहाँ पर रिलीज होते हैं। द मिक्सिंग मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन एंड पेंडुलर मूवमेंट। तो यहाँ पर जो मिक्सिंग मूवमेंट है वो 2 टाइप के हैं, कौन कौन से, सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा है पेंडुलर मूवमेंट। ठीक है। देखते हैं चलिए। द सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शंस आर कॉमन टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन which occurs regularly or irregularly but in rhythmic fashion. So these movements are also called rhythmic segmentation contraction. The contraction occurs at regularly spaced interval along the section of intestine. The segment of intestine involved in each contraction is about 1 to 5 centimeter long. The segment of intestine in between the contracted segments are relaxed. The length of the relaxed segment is same as that of contracted segment. These alternate segments of contraction and relaxation give appearance of ring resembling the chain of sausage. After some time, the contracted segments are relaxed and the relaxed segments are contracted. Therefore, the segmentation contraction chop the chyme many times. This help in mixing of chyme with digestive juice. ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस में क्या है, फूड जिस सेगमेंट पर है उससे पहले वाला सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसको आगे कंपेल करता जाएगा। ये तो हो गई पेरिस्टालिसिस, स्टेप वाइज, है ना। यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पर ये रिलैक्स हुआ,
ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये आगे बढ़ जाएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ठीक है। सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, ये देखिए, सेगमेंट में सेगमेंट वाइज डिप्रेशन हो रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर सेगमेंट वाइज। तो फूड है वो छोटे छोटे पीस में चॉप होता चला जाएगा, जिस जिस सेगमेंट में उसको, तो अच्छे तरीके से खाना मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन है, पेरिस्टालिसिस तो पूरा एक बार में होगा, ठीक है, लेकिन जो सेगमेंटेशन है वो सेगमेंट वाइज होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में होगा। पेंडुलर मूवमेंट कैसे होगा वो देखते हैं। द पेंडुलर मूवमेंट इज स्वीपिंग मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिजेंबलिंग द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम ऑफ pendulum movement of clock. The small portion of intestine loops or sweep forward and backward, upward and downward. It is a type of mixing movement noticed only by close observation. It help in mixing the chyme with digestive juices. तो एक ये भी इस तरीके का मूवमेंट होता है, लेकिन है ना पेंडुलर मूवमेंट। दूसरा है प्रोपल्सिव मूवमेंट। इनकी आपको ना क्या देखनी पड़ेगी, आप एक बार इन सारे मूवमेंट्स के लिए एनिमेशन देखिए, एनिमेशन से ज़्यादा क्लियर होती है ये चीज़ें। मतलब ऐसे कोई डायग्राम बना के भी बताएगा ना तो परफेक्टली नहीं समझ में आएगा। आप एनिमेशन डालिए मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एनिमेशन, और उसमें मूवमेंट का नाम लिखिए पेंडुलर मूवमेंट कैसे होता है, तो वहाँ पर एनिमेशन में इसको देख सकते हैं। ठीक है। Propulsive movements are the movement of small intestine which push the chyme in arboreal direction through the intestine. The propulsive movements are peristaltic movement and peristaltic rush. ठीक है, तो पेरिस्टालिसिस तो दिख ही रहा है आपको यहाँ पर किस तरीके से होता है। तो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट क्या है, द पेरिस्टालिसिस डिफाइंड एज द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय वेव ऑफ रिलैक्सेशन। इन जीआई ट्रैक्ट इट इज ऑलवेज ट्रेवल इन एबोरल डायरेक्शन, है ना, यानी माउथ से एनस की तरफ। The stimulation of smooth muscles of intestine initiate the peristalsis. It travels from point of stimulation in both direction. But under normal condition, the progress of contraction in oral direction is inhibited quickly and the contraction of disappear. Only the contraction that travel in the aboral directions persist. यानी इसमें डायरेक्शन तो दोनों तरफ चलेगा, लेकिन जो दूसरा वाला है वो इनहिबिट हो जाता है। स्टार्लिंग लॉ ऑफ इंटेस्टाइन। स्टार्लिंग लॉ ऑफ इंटेस्टाइन क्या कहता है कि डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ पेरिस्टालिसिस लॉ ऑफ इंटेस्टाइन वाज पुट फोर्थ बाय स्टार्लिंग। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ of intestine, the response of intestine for a local stimulus consists of a contraction of smooth muscles above and relaxation below the stimulated area. ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। The peristaltic contraction start at any part of the intestine and travel towards the anal end at the velocity 1 to 2 centimeter per second. The contraction are always weak and usually disappear after traveling few centimeters. Because of this, the average movement of chyme through the small intestine is very slow and the average velocity of movement of chyme is less than 1 centimeter per second. So the chyme requires several hours to travel from duodenum to the end of small intestine. The peristaltic wave in small intestine increase to the great extent immediately after the meal. This is because the gastroenteric reflex, which is initiated by distension of stomach, the impulses for this reflexes are transmitted from stomach along the wall of intestine via myenteric plexus. तो जस्ट खाना खाने के बाद ये गैस्ट्रोएंटेरिक रिफ्लेक्स की वजह से थोड़ा बहुत इसका जो पेरिस्टालिटिक वेव्स हैं वो इंक्रीज हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पेरिस्टालिटिक रश। Sometimes the small intestine show powerful peristaltic contraction. It is caused by excessive irritation of intestinal mucosa or extreme distension of intestine. This type of powerful contraction begins in duodenum and passes through the entire length of the small intestine and reaches the ileocecal valve within few minutes. This is called peristaltic rush or rush waves. जब strong level के contraction होने लगे excessive irritation की वजह से तो उसको peristaltic rush बोलते हैं. The peristaltic rush sweep the content of intestine into the colon. Thus it releases the small intestine of their irritant and excessive distension. तो ये बहुत तेजी से उसको रश की वजह से बहुत तेजी से मूवमेंट से उस सब पूरे कंटेंट को कहाँ पहुंचा देगा, कोलोन में। उतनी देर तक उसको अपने ग्लूकोसा को इरिटेट नहीं करने देगा। थर्ड था हमारा, थर्ड टाइप का मूवमेंट था पेरिस्टालिसिस इन फास्टिंग। पेरिस्टालिसिस इन फास्टिंग में क्या था, द माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स इज अ type of peristaltic contraction which occurs in stomach and small intestine during the period of fasting of several hours. It is also called migrating myoelectric complex. It is different from regular peristalsis because of a large portion of stomach of intestine is involved in the contraction.
The contraction extend to about 20 to 30 centimeter of stomach or intestine. This type of movement occurs once in every 1.5 to 2 hours. It starts as moderately active peristalsis in the body of stomach and runs through the entire length of the small intestine. It travels at velocity 6 to 12 centimeter per minute. Thus, it takes about 10 minutes to reach the colon after taking origin from stomach. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फास्टिंग के टाइम पर भी जो मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स. इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिस्टालिसिस इन फास्टिंग. द माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स स्वीप्स द एक्सेसिव डाइजेस्टिव सिक्रीशंस इनटू द कोलन एंड प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ सिक्रीशन इनटू द स्टमक एंड इंटेस्टाइन. इट आल्सो स्वीप्स द रेजिडुअल इनडाइजेस्टेड मटेरियल इनटू द कोलन. तो जो हमारे जूसेस सिक्रीट हो रहे होते हैं उस टाइम पर उन जूसेस को आगे कोलन की तरफ ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि वो लोकलाइज इरिटेशन ना करें इंटेस्टाइन में. ठीक है, हमारा फोर्थ मूवमेंट था मूवमेंट ऑफ विलाई. ठीक है, विलाई में क्या था, इंटेस्टाइनल विलाई इज ऑल्सो शो मूवमेंट, स्लो मूवमेंट along with the intestinal movement. It is because of the extension of smooth muscle fibers of intestinal wall into the villi. The movement of villi are shortening and elongation. कौन सा मूवमेंट होता है यहाँ पर, उनकी शॉर्टनिंग और उनका elongation. ये दो तरीके का मूवमेंट वहां पर देखने को मिलता है, इसको इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करें. villi is shortening and elongation which occurs alternatively and help in emptying the lymph from central lacteals into the lymphatic system. The surface area of villi is increased during elongation. This helps in absorption of digested food particles from the lumen of intestine. The movement of villi are caused by local nervous reflexes, which are initiated by presence of chyme in the small intestine. The hormone secreted from the small intestine mucosa called villikinin. कौन सा हार्मोन, villikinin, is also believed to play an important role in increasing the movement of villi. तो यहाँ पर इस हार्मोन का मेन रोल हमें देखने को मिलता है. अब हमारा अगला टॉपिक है मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन हमने डिस्कस कर लिया, अब लार्ज इंटेस्टाइन देखते हैं. यूजुअली लार्ज इंटेस्टाइन शोज स्लगिश मूवमेंट. Still, these movements are important for mixing, propulsive and absorptive function. The type of movement in large intestine are of two type. एक है मिक्सिंग मूवमेंट जिसको सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, एक है प्रोपल्सिव मूवमेंट जिसको मास पेरिस्टालिसिस बोलते हैं. ठीक है, देखते हैं दोनों में क्या होता है. mixing movement or segmentation contraction. The large circular constrictions which appears in the colon are called mixing segmentation contractions. These contractions occur at regular distance in the colon. The length of portion of colon involved in each contraction is about 2.5 सेंटीमीटर. तो ये तो सेगमेंटेशन की तरह ही होगा मूवमेंट, जैसे सेगमेंटेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. दूसरा है प्रोपल्सिव मूवमेंट या मास पेरिस्टालिसिस. द मास पेरिस्टालिसिस और मास मूवमेंट प्रोपेल्स द फीसेस फ्रॉम colon towards the anus. Usually this movement occurs only a few times every day. During the mass movement is about 10 minutes in the morning. Duration of mass movement is about 10 minutes in the morning before and after the breakfast. This is because of the neurogenic factor like gastrocolic reflex and parasympathetic stimulation. तो ये सुबह के टाइम पर जब हमें प्रेशर बनता है फ्रेश होने के लिए, उस टाइम पर ये मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है, प्रोपल्सिव मूवमेंट, और ये कम से कम 10 मिनट के लिए बहुत फास्ट रहता है. इसका ही अल्टीमेट रिजल्ट होता है डिफिकेशन. डिफिकेशन क्या होता है, वॉइडिंग ऑफ फीसिस इज कॉल्ड डिफिकेशन. फीसिस इज फॉर्म्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टोर्ड इन सिग्मोइड कोलन. तो सिग्मोइड कोलन में ये स्टोर होती है. बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एप्रोप्रिएट स्टिमुलस इट इज एक्सपेल्ड आउट. और ये भी एक स्टिमुलस के थ्रू, एक स्टिमुलस वहां पर लोकलाइज जनरेट होता है तो उससे रिफ्लेक्स होता है डिफिकेशन रिफ्लेक्स, उसके थ्रू इसको वॉइड किया जाता है या बॉडी से बाहर किया जाता है ड्यूरिंग द फ्रेश होने की प्रोसेस. ठीक है, expelled out through the anus. This is prevented by tonic constriction of anal sphincters in absence of stimulus. अब ऐसा नहीं है कि बाहर, इसमें थोड़ा सा ना विल पावर भी होती है और थोड़ा सा न्यूरोनल भी होता है, यानी थोड़ा सा ये इनवॉलेंट्री और थोड़ा सा वॉलेंट्री है. ठीक है, तो अगर एनल स्फिंक्टर नहीं होंगे तो स्टिमुलस
होते ही फीकल मैटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, फीकल मैटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो डिफिकेशन रिफ्लेक्स क्या है पहले ये समझते हैं। द मास मूवमेंट ड्राइव्स द फीसेस इनटू सिग्मोइड और पेल्विक कोलन, जहां पर इसको स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है, फीसेस को। इन सिग्मोइड कोलन फीसेस इज स्टोर्ड। द डिजायर टू डिफिकेशन अकर्स व्हेन सम फीसेस एंटर्स इनटू द रेक्टम ड्यू टू मास मूवमेंट। यूजुअली द डिजायर फॉर डिफिकेशन इज एलिसिटेड बाय इंक्रीज इन द इंट्रारेक्टल प्रेशर टू अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर H2O. Usual stimulus for defecation is intake of liquid like coffee or tea or water, but it differ from person to person. अब कोई कोई सुबह उठते ही ब्रश करता है तब फ्रेश होने जाता है, कोई कोई पहले मॉर्निंग टी बेड टी पी लेगा उसके बाद फ्रेश होने जाएगा, कोई पानी पीने के बाद जाएगा। सबके अलग अलग माइंड सेट प्रेपर होते हैं डिफिकेशन के लिए। कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, कोई गुटखा खाता है, सबके अपने अलग अलग तरीके के स्टिमुलस होते हैं इसमें, ठीक है। एक्ट ऑफ डिफिकेशन क्या है पहले इसको समझते हैं। The act of defecation is preceded by voluntary effort like assuming an appropriate posture। आप कमोड पर बैठते हैं, बैठने से आपका पोस्चर चेंज होता है, थोड़ा प्रेशर लगता है पेट पर। वॉलंटरी रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं एनएस के, वो वॉलंटरीली उनको रिलैक्स किया जाता है ना। द कंप्रेशन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट बाय वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल। Usually the rectum is empty. During the development of mass movement, the feces is pushed into the rectum and defecation reflex is initiated. The process of defecation involves contraction of rectum and the relaxation of internal and external anal sphincter. The internal anal sphincter is made up of smooth muscle and innervated by parasympathetic nerve fiber by pelvic nerve, while external anal sphincter are composed of skeletal muscle and controlled by somatic nerve fiber which pass through the pudendal nerve। ठीक है, तो दोनों के नर्व अलग अलग है। उसकी जो है वो पेल्विक नर्व से कंट्रोल हो रहा है और ये प्यूडेंटल नर्व से कंट्रोल हो रहा है। द प्यूडेंटल नर्व ऑलवेज कीप द एक्सटर्नल स्फिंक्टर कंस्ट्रिक्टेड। द स्फिंक्टर कैन रिलैक्स ओनली व्हेन द प्यूडेंटल नर्व इज इनहिबिटेड। ये पॉइंट याद रखना, इसमें हमें प्यूडेंटल नर्व को एक्साइट नहीं करना, उसको इनहिबिट कराना है। जब हम उसको इनहिबिट कराएंगे तभी वो स्फिंक्टर को रिलैक्स कराएगी। अगर वो एक्साइटेटरी कंडीशन में रहेगी तो स्फिंक्टर हमेशा बंद रहेगा, ठीक है। तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स क्या है? तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेक्टम followed by desire for defecation usually caused by distension of stomach by food. It is mediated by intrinsic nerve fiber of GI tract. This reflex cause only a weak contraction of rectum but it initiate defecation reflex. तो इसके थ्रू defecation reflex हमारा जनरेट होता है। पाथवे फॉर डिफिकेशन रिफ्लेक्स। पाथवे क्या है डिफिकेशन रिफ्लेक्स का? व्हेन रेक्टम इज डिस्टेंडेड ड्यू टू एंट्री ऑफ फीसेस बाय मास मूवमेंट, सेंसरी नर्व एंडिंग्स आर स्टिमुलेटेड। द इंपल्स फ्रॉम द नर्व एंडिंग आर ट्रांसमिटेड बाय अफरेंट फाइबर ऑफ pelvic nerve to the defecation center situated in the sacral segment ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। डिफिकेशन सेंटर कहाँ पर होता है? सेक्रल सेगमेंट में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में। द सेंटर इन टर्न सेंड मोटर इंपल्स टू द डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन को ये पहुंचाएगा sigmoid colon and rectum via efferent। तो efferent नर्व फाइबर आएंगे कहां पर? पेल्विक नर्व पर। द मोटर इंपल्स कॉज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिसेंडिंग कोलोन। ये मोटर से क्या होगा? मोटर इंपल्स से यहाँ पर अब कोलोन में और तेजी से सिग्मोइड कोलोन में और रेक्टम में मूवमेंट होने लगेगा, है ना, स्ट्रोक कॉन्ट्रैक्शन होने लगेंगे। इससे क्या होगा? स्ट्रोक कॉन्ट्रैक्शन से क्या रिलैक्स हो जाएगा? इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएंगे। साइमल्टेनियसली वॉलंटरी रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर अकर। इट इज ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ प्यूडेंटल नर्व बाय इंपल्स अराइजिंग फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स एज शोन इन द फिगर। फिगर में देख लेते हैं कैसा होता है। देखिए, डिफिकेशन रिफ्लेक्स। Afferent and efferent fibers of reflex passes through the pelvic parasympathetic nerve. The voluntary control defecation is by pudendal or somatic nerve. Defecation center is in the sacral segment of the spinal cord। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि ये रेक्टम है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है और ये इंटरनल स्फिंक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा? यहाँ से
जो प्यूडेंटल या सोमेटिक नर्व है ये किसको ओपन करवाएगी, ये हमारी वॉलंटरी कंट्रोल में रहती है, तो ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करवाएगी। और इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, थ्रू सेरिब्रल कॉर्टेक्स, है ना। और यहाँ से जब इसमें फीकल मैटर इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन किसके थ्रू जाएगी, ये रेड वाले फाइबर्स से, है ना, पहुंच जाएगी कहाँ पर, डिफिकेशन सेंटर सैक्रल सेगमेंट में यहाँ पर, और यहाँ से फाइबर्स पहुंचेंगे ऊपर, तो यहाँ से इफरेंट फाइबर रिलीज होंगे इसके लिए ना। और इफरेंट फाइबर से क्या होगा, ये जो मोटर इम्पल्स है वो इफरेंट फाइबर के थ्रू आएगी यहाँ पर, ब्लू कलर के फाइबर के थ्रू, तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन और ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे, तो और ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे तो इंटरनल स्फिंक्टर रिलीज हो जाएगा, और इंटरनल स्फिंक्टर जब रिलीज होगा तो प्यूडेंटल नर्व की हेल्प से हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स को रिलैक्स कर देंगे। तो ये हो गया हमारा डिफिकेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो इसको आप डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं। इसी में एक पॉइंट आ जाता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है, कॉन्स्टिपेशन इज द फेलियर ऑफ वॉइडिंग द फीसिस, रेफर द चैप्टर 42 फॉर डिटेल। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की डिटेल पढ़ते हैं तब कॉन्स्टिपेशन हम उसमें पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिपेशन लार्ज इंटेस्टाइन वाले टॉपिक में, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फीसिस को वॉइड करने में जो दिक्कत आती है उसी को हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। द लास्ट पॉइंट इज एवैक्यूएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम द जीआईटी। The normally gas accumulate in GI tract either because of entrance of outside air or production of gases in the body। कुछ लोग मुंह खोल खोल कर खाना खाते हैं तो कुछ गैस खाने के साथ भी हमारे अंदर, मतलब कुछ हवा अंदर चली जाती है, और कुछ हमारे जो गट है उसमें जो बैक्टीरिया है वो भी गैसेस को, कुछ फूड गैसियस होते हैं, है ना, तो कुछ बैक्टीरिया भी बनाते हैं और कुछ फूड भी गैसियस होते हैं। अकॉर्डिंगली द गैसेस एक्यूमुलेट इन द जीआई ट्रैक्ट आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। एक होती है एक्सोजेनस गैस और एक होती है एंडोजेनस गैस, यानी एक अंदर ही डेवलप हुई और एक बाहर से आई है। एक्सोजेनस गैस क्या है भाई, समझिए। द एक्सोजेनस गैसेस फॉर्म 90% ऑफ एक्यूमुलेटेड गैसेस। दीज गैसेस एंटर द जीआई ट्रैक्ट आइदर बाय स्वेलोइंग थ्रू माउथ और ड्रिंकिंग कार्बोनेटेड बेवरेजेस, है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह के थ्रू जो चली जाती है। एंडोजेनस गैस कौन सी है, 10% accumulated gases. These gases are produced by digestion of food stuff and interaction between the bacteria and food stuff of the intestine। ठीक है। अब evacuation of accumulated gas बाहर कैसे निकलती है बॉडी से, तो evacuation is gases usually occurs by two methods, that is belching डकार लेना and flatulation। फ्लैचुलेशन मतलब उसे बोलते हैं ना कि हिंदी में गैस पास करना, पाद मारना, ठीक है, दैट इज फ्लैटुलेंस। ठीक है, बेल्चिंग एंड फ्लैटुलेंस। तो बेल्चिंग में क्या होता है पहले देखते हैं। तो बेल्चिंग इज अ प्रोसेस बाय विच गैस एक्यूमुलेटेड इन द स्टमक इज एक्सपेल्ड थ्रू द माउथ। इट इज कॉल्ड बर्पिंग। बर्पिंग भी बोलते हैं, बेल्चिंग भी बोलते हैं, बात एक ही है। इट अकर्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ स्टमक बाय swallowed एयर। द डिस्टेंशन ऑफ स्टमक कॉज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड बेल्चिंग एक्सपेल्स द एयर एंड रिलीव द डिस्कम्फर्ट। Most of the gas accumulated in the stomach is expelled through mouth. Only a small amount enters into the intestine। इनमें तो बहुत कम ही है जो इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होती है। ठीक है। Causes of accumulation of gases in stomach। एरोफेजिया। एरोफेजिया क्या है, स्वेलोइंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर ड्यू टू गल्पिंग ऑफ फूड एंड ड्रिंक टू रैपिडली। जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बिना मुंह बंद करे खाना खाते हैं तो ये बहुत जल्दी हमारे मुंह में हम हवा भी खा जाते हैं। Drinking carbonated beverages during some emotional condition like anxiety, lot of air enters into the stomach through mouth। ठीक है। Act of belching क्या है, belching is not a simple act and it requires the coordination of several activities such as, ये कोई simple act नहीं है। Closure of larynx, पहला आपका larynx close होंगे which prevent entry of liquid or food within the air with the air from the stomach into the lungs। Then elevation of larynx and relaxation of upper esophageal sphincter। It allow exit of air through the esophagus more easily। ठीक है, तो ये एक तरीका है इसमें। ये सब तो आप प्रैक्टिकली अपने ऊपर करके भी कभी डकार आए हो तभी आप इस थ्योरी को पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा क्या बताना चाह रहा है। ओपनिंग ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है। डिसेंट ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द एब्डोमिनल प्रेशर एंड डिक्रीज द इंट्राथोरिक प्रेशर। All these activities are responsible for expulsion of air from the stomach to the exterior via esophagus। तो ये तो हो गया belching या burping। Next is flatulence। Flatulence is the production of mixture of intestinal gases। वो तो स्टमक की वजह से होता है belching, ये इंटेस्टाइन की वजह से होता है।
द मिक्सचर ऑफ गैसेज इज नोन एज फ्लैटस, फ्लैटस मत लैटिन वर्ड है विंड, ठीक है। एक्सपल्जन ऑफ फ्लैटस थ्रू एनस अंडर प्रेशर इज कॉल्ड फार्टिंग और पासिंग गैस, है ना, इसको फार्टिंग बोल सकते हैं या गैस पासिंग बोल सकते हैं। फार्टिंग इज एसोसिएटेड विद डिसएग्रीएबल अडर ड्यू टू ऑर्डरस गैस एंड साउंड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एनल स्फिंक्टर। तो इसमें फार्टिंग के दौरान क्या होता है, बदबू आती है एक तो बहुत, क्योंकि जो गैस होते हैं इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरियल ओरिजिन से हो रही है, और दूसरा कहते हैं आवाज आती है, क्यों, ड्यू टू एनल स्फिंक्टर की वजह से। क्वांटिटी ऑफ फ्लैटस कितना हो सकता है, द एवरेज फ्लैटस रिलीज बाय ह्यूमन इज अबाउट 500 to 1500 ml पर डे विद 10 to 25 एपिसोड थ्रू आउट द डे। ये नॉर्मल बोल रहा है एडल्ट एवरेज में, ठीक है। 500 से 1500 ml पर डे आप गैस पास कर सकते हो 10 से 25 बार, ठीक है। सोर्स ऑफ गैसेस इन इंटेस्टाइन, क्या गैसेस में, फ्लैटुलेंस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, फ्लैटुलेंस इज स्वेलोड एयर इज रेयर। स्वेलोड एयर की वजह से कभी भी फ्लैटुलेंस नहीं होगी। द कॉमन कॉज ऑफ गैसेज ऑफ फ्लैटुलेंस आर बैक्टीरियल एक्शन ऑन अनडाइजेस्टेड शुगर एंड पॉलीसेक्राइड्स लाइक स्टार्च एंड सेल्यूलोज। दूसरा है डाइजेशन ऑफ सम फ्लैटुलेंस प्रोड्यूसिंग फूड स्टफ सच एज चीज, ईस्ट इन द ब्रेड, ओट्स, ऑनियन, बीन्स, कैबेज, मिल्क, इन सब से भी गैस बहुत ज्यादा बनती है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लैटस, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लैटस आर द स्वेलोड नॉन ऑर्डरस गैस, कौन कौन सी हो सकती है, नॉन ऑर्डरस जिनमें कोई ऑर्डर नहीं आएगी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नॉन ऑर्डरस इनमें कोई ऑर्डर नहीं आएगी, ऐसी गैस माइक्रोब जो प्रोड्यूस करते हैं वो कौन सी है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो स्वेलोड हो गई, नॉन ऑर्डरस गैस जो हम स्वेलो कर लेते हैं, और प्रोड्यूस माइक्रोब करते हैं वो कौन से, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। ऑडोरस मटेरियल सच एज लो मोलिकुलर वेट फैटी एसिड लाइक ब्यूटायरिक एसिड से बदबू आती है, रिड्यूस सल्फर कंपाउंड लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बोनाइज सल्फाइड, इन सब की वजह से जो है फ्लैटस में बदबू आती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर देंगे जीआईटी हार्मोन्स, और उसी के साथ हमारी इंटेस्टाइनल मतलब जीआईटी फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू।